दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार में इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड में। चलिए आज से फिर से शुरू करते हैं पीजीसी। अभी हम लोग पावर ग्रिड का क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम 76 to 90 क्वेश्चन करेंगे। आप यह क्लास रेगुलर लें क्योंकि हम 15 क्वेश्चन नहीं बल्कि 15 में 50 का डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। उस क्वेश्चन के आसपास की सारी चीजें डिस्कस करते हैं और एक तरह से हमारा प्रॉपर रिवीजन होता रहता है और यह सीरीज इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगी। अभी पीजीसीआर फिर आरआरबी इसी तरीके से चलते रहेगी, एसएससीएल। तो आप कोई एग्जाम हो या ना हो, आप इसे रेगुलर देखते रहे। आपका 10 या 15 मिनट लगेगा। आज के लिए काफी है इतना ज्ञान। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे मस्ट फॉलो करें, देखें। चलिए दोस्तों आगे चलते। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर अ स्प्लिट रिंग आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ स्लिप रिंग बिकॉज। हम डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग के जगह पे स्लिप रिंग का क्यों यूज करते हैं, है ना। तो दोस्तों हमने पढ़ा है स्प्लिट रिंग, है ना, और स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग का यूज कहाँ होता है दोस्तों और स्लिप रिंग का यूज कहाँ होता है, ये आप बता सकते हो। स्लिप रिंग का यूज हमने पढ़ा है यूज्ड इन एसी मशीन में होता है, यूज एसी मशीन में। जैसे कि आपने देखा होगा इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मोटर में, या फिर सिंक्रोनस मशीन में, है ना, वहां पे अपन स्लिप रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग कैसा होता है दोस्तों, स्लिप रिंग इज लाइक दिस। मतलब क्या कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस अनब्रोकन मेटल रिंग होता है ये दोस्तों, है ना। लेकिन स्प्लिट रिंग क्या होता है, स्प्लिट रिंग हम कहाँ यूज करते हैं, डीसी मशीन में हम यूज करते हैं ना। और इससे वही एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। कम्यूटेटर भी, इसका नाम कम्यूटेटर भी इसको बोलते हैं ना, कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग को, है ना। और इसमें क्या होता है, सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग कट इनटू टू हाफ। इसका डायग्राम लाइक दिस, इस तरह से होता है दोस्तों। ये क्या करता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में करता है। इसका अदर नाम क्या, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। रेक्टिफायर की तरह कहाँ काम करता है, जनरेटर में काम करता है। और और इन्वर्टर की तरह कहाँ काम करता है, इन्वर्टर की तरह मोटर में काम करता है। मोटर में हमें क्या चाहिए, मोटर में हमको रोटर का स्पीड रोटर को घुमाना है, तो हम इसमें डीसी देते हैं। तो इन्वर्टर ये स्प्लिट रिंग के हेल्प से उसको एसी में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्योंकि हम आर्मेचर को हमेशा आर्मेचर जनरेट भी एसी करता है और इसको चाहिए भी एसी। तो मोटर में हमें रोटर घुमाना है, तो हम क्या देते हैं उसमें हम डीसी देते हैं। तो ये इन्वर्टर क्या करता है, उसको एसी में कन्वर्ट करके आर्मेचर के पास देता है और वो रोटर को घुमा के मोटर का ये हो गया। और इस जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में अपन को चाहिए, इसमें क्या होता है, हम रोटर को घुमाते हैं तो आर्मेचर क्या होता है, एसी प्रोड्यूस करता है, तो रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करके हमें दे देता है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, फ्रिक्शन एट द बियरिंग कॉजेज अ सिग्निफिकेंट एरर इन एनर्जी मीटर, है ना, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फ्रिक्शन के वजह से, बियरिंग में फ्रिक्शन के वजह से एरर होता है एनर्जी मीटर में, है ना। फ्रिक्शन हमने पढ़ा है कि एनर्जी मीटर में एरर होता है, कौन कौन सा एरर होता है, ओवर कंपनसेशन, फ्रिक्शन एरर, ये अपन सबने पढ़ रखा है ना। तो उसी तरह से फ्रिक्शन एरर होता है। और उसका क्या कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में होता है फ्रिक्शन एरर, तो हमने ये भी पढ़ा है कि लाइटली लोड कंडीशन में होता है कि जब एनर्जी मीटर में डिस्क रोटेट होता है, एनर्जी मीटर में डिस्क रोटेट होता है, और डिस्क रोटेट होता है तो एनर्जी मेजर हो जाता है ना। डिस्क रोटेट होता है, एनर्जी मेजर होता है। और डिस्क रोटेट होता है, डिस्क जो होता है ये रोटेट होता है किसकी वजह से, ड्राइविंग टॉर्क की वजह से, ड्राइविंग टॉर्क। और ड्राइविंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अब लोड बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, लोड बढ़ा तो आई बढ़ा, और डिस्क रोटेट्स तो हम किलोवाट आवर, मतलब हम एनर्जी मेजर कर लेंगे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, अगर लोड जीरो है, लोड अगर कम है, ठीक है, लोड अगर कम है फिर भी डिस्क रोटेट हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन एरर की वजह से हो रहा है। अब ये फ्रिक्शन एरर की वजह से हो रहा है ना। तो कब हो रहा है ये एरर हो रहा है व्हेन एट अ लाइट लोड कंडीशन, लाइट लोड पे हो रहा है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हैवी लोड, तो इस टाइम जो ये हैवी लोडेड है, तो इस टाइम कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना लग रहा है, मान लीजिए 100 लग रहा है, ठीक है। तो ओवर फ्रिक्शन, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो फ्रिक्शन एरर लग रहा है, फ्रिक्शन
फ्रिक्शन टॉर्क लग रहा है, सॉरी, फ्रिक्शन टॉर्क, ये जो फ्रिक्शन टॉर्क लग रहा है, फ्रिक्शन टॉर्क ये लग रहा है 1, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना। लेकिन देखिए अब लाइटली लोडेड है, लाइटली लोड, लाइटली लोड में क्या होगा, ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम लगेगा क्योंकि कम करंट चाहिए, तो ये 2 है। लेकिन फ्रिक्शन तो एक ही है ना, तो यहाँ फ्रिक्शन जो टॉर्क है, फ्रिक्शनल टॉर्क, ये तो एक ही है, तो यहाँ पे 50% लॉस हो जा रहा है, तो ये लॉस हो जा रहा है। तो मेरा ये फ्रिक्शन इधर कहाँ होगा, लाइटली लोड में, यहाँ तो नेग्लिजिबल है, यहाँ तो नेग्लिजिबल होगा ना, नेग्लिजिबल लॉस हो जाएगा ये फ्रिक्शन वाला। तो मेरा लाइट, और इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इससे बचने के लिए पंचिंग करते हैं, पंचिंग, पंचिंग। ये जो एल्युमिनियम डिस्क है ना, ये इस तरह से, तो इसके इस साइड और इस साइड पे एक स्मॉल होल कर देते हैं, ये पंचिंग कर देते हैं। और क्या हम इसमें कर सकते हैं, शेडिंग लोब का यूज करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, शेडिंग लूप का यूज करते हैं, है ना, शेडिंग लूप का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ये दिया हुआ है, द बिल्ट इन बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैश विद एन इंक्रीज। अगर डोपिंग बढ़ाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, डोपिंग बढ़ाने से बैरियर पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, डोपिंग बढ़ाने से रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, डोपिंग, डोपिंग करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो मोर, मोर आयन एट द सेंटर, है ना, मोर आयन एट द सेंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, इस मोर आयंस होगा तो इससे क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इसका फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वी टी, वी बैरियर पोटेंशियल इक्वल टू वी टी एल एन ए इंटू एन डी बाय एन आई स्क्वायर, है ना। यहाँ यहाँ पे वी टी क्या है हमारा, वी टी क्या है हमारा, वी टी थर्मल वोल्टेज है, थर्मल वोल्टेज। एन ए क्या है, एन ए एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन। एन डी क्या हो जाएगा, डोनर, डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन। एन आई क्या हो जाएगा, कैरियर कंसंट्रेशन, है ना, कैरियर कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि बिल्ट इन पोटेंशियल जो ये है, ये क्या होगा, डोपिंग बढ़ाएंगे, डोपिंग बढ़ाने से क्या हो जाएगा, एन ए एन डी बढ़ेगा, एक्सेप्टर डोनर, एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन। अगर हम इसका डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, है ना। लेकिन कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं ना। इसमें अपन को कुछ याद करना है तो कर सकते हैं, जैसे अपने पढ़ा है फॉरवर्ड, आई एफ, फॉरवर्ड, डायोड फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला, डायोड फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आई नॉट ई टू द पावर वी डी वाई ईटा वी टी माइनस 1। राइटिंग के लिए माफ करना दोस्तों, अभी प्रैक्टिस नहीं है मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने की, इसी वजह से। तो आई नॉट यहाँ क्या है, ये है रिवर्स, रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन और लीकेज करंट, लीकेज करंट, है ना। ये फॉरवर्ड करंट का अपन फॉर्मूला जानते हैं। और डायोड रिवर्स करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई नॉट एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू आई नॉट एट टेम्परेचर T1 इंटू 2 टू द पावर T1 माइनस, सॉरी T2 माइनस T1 बाय 10, ये होता है, याद है। चलिए अब ये जो है, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं ना, लीकेज करंट, ठीक है। लीकेज करंट किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड, और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, वोल्टेज इंडिपेंडेंट, है ना। अच्छा ये बताओ दोस्तों, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से माइनॉरिटी कैरियर बढ़ता है, माइनॉरिटी कैरियर, और माइनॉरिटी कैरियर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, लीकेज बढ़ता है ना। और अगर डोपिंग बढ़ाने से क्या बढ़ता है, डोपिंग बढ़ाने से मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर, है ना। ये अपन सबको याद है। चलिए एक चीज और याद, अच्छा हॉल इफेक्ट का यूज, हम हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं ना, उसको प्रूव करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ, मोबिलिटी ऑफ, मोबिलिटी ऑफ, मोबिलिटी ऑफ क्या, मेजोरिटी या माइनॉरिटी, मेजोरिटी, मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी के लिए एक होता है हाईनेस,
हाइनेस एक्सपेरिमेंट, उसके लिए क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी, मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी के लिए यूज करते हैं, है ना। काफी कुछ चीजें कवर कर ली, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन अ सब स्टेशन, सब स्टेशन में इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, स्टार्टर का थोड़ी ना यूज करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए ये नहीं, ये नहीं, आंसर इज दिस, बाकी सब गलत, है ना। इसमें क्या याद करें दोस्तों, अच्छा ये बताओ फ्यूज, फ्यूज जान रहे हो ना, तो मुझे फ्यूज की प्रॉपर्टीज बताओ, फ्यूज की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज क्या क्या होता है, चलो याद करो, लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी हाई होता है तब तो बढ़िया होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्या होता है, फ्री फ्रॉम डिटोरिएशन, फ्री फ्रॉम डिटोरिएशन, डिटोरिएशन मतलब इजिली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होना चाहिए ना, फ्री फ्रॉम डिटोरिएशन, है ना। हाई कंडक्टिविटी ये भी लिख सकते हैं कि लो रेसिस्टिविटी होगा, है ना। और क्या हो जाता है, ओमिक लॉस कम होना चाहिए, लो ओमिक लॉस, लो ओमिक लॉस, लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, करंट रेटिंग लेस देन 50 एम्पियर होता है तो कौन सा यूज करते हैं, टीन लीड, टीन लीड, टीन लीड में क्या परसेंटेज होता है, 12 या 36, तो ये 37 होता है, 37% इसमें 37 होता है, फ्यूज में 37% टीन होता है और 63% लीड होता है। कैसे याद रखे, टीन का और लीड का, बताओ जल्दी, उल्टा, सॉरी दोस्तों माफ करना गलती हो गई, ये मैंने उल्टा लिख दिया, है ना। देखिए टीन का क्या होता है, T20 होता है ना, तो 20 या 60, तो 63 हो गया, और ये 12 होता है तो 12 या 36, 37 हो गया, इस तरह से इसको याद रखेंगे, है ना। और ग्रेटर देन 15 एम्पियर के लिए क्या यूज करते हैं, सिल्वर, सिल्वर या टिंड कॉपर, टिंड कॉपर का यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज टिपिकली एम्प्लॉयड टू रेगुलेट टेम्परेचर इन आर्क हीटिंग सिस्टम, ठीक है, आर्क हीटिंग सिस्टम में किसका, स्विचिंग द आर्क ऑन एंड ऑफ मैकेनिकली टू रेगुलेट टेम्परेचर इन, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्विचिंग द आर्क, आर्क को हम ऑन ऑफ क्यों करेंगे, है ना, तो गलत हो जाएगा, मैकेनिकली मॉडिफाइंग ओनली द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को हम मॉडिफाई करके, मैकेनिकली मैनुअली मॉडिफाई द आर्क लेंथ बढ़ाने से अच्छा, सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल्स, ये भी नहीं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल का यूज करके हम आर्क का टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर सकते, एडजस्टिंग द आर्क, देखो इन तरह के क्वेश्चन में ना, हीटिंग में खास करके जहां भी रहे ना, तो वहाँ कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे करंट, करंट वगैरह को पकड़ो, ठीक है, करंट जहां रहेगा वो वही होता है आंसर, बट फिर भी अपन बेसिक से चलते हैं कि एडजस्टिंग द करंट डिलीवर टू दैट, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, जैसे अपन ने पढ़ रखा है ना फॉर्मूला जूल्स लॉ का, जूल्स लॉ अपन जानते हैं, जूल्स, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ में क्या होता है, हीटिंग का फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अब देखो अपन करंट को जितना करंट चेंज करेंगे तो हीटिंग चेंज होगा, है ना, तो बाय एडजस्टिंग द करंट वी कैन एडजस्ट द हीट, तो यही हो जाएगा। अब अब अपन कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आर्क और इनडायरेक्ट आर्क, ये दोनों डायरेक्ट आर्क वाला ही आ गया है, माफ करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये इनडायरेक्ट आर्क है, इनडायरेक्ट आर्क, ये क्या है, ये डायरेक्ट आर्क है, डायरेक्ट आर्क, है ना। तो अपन याद करते हैं कुछ चीजें, डायरेक्ट आर्क में क्या होता है, डायरेक्ट आर्क में क्या होता है कि जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे ईडी करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, और ईडी करंट की वजह से यहाँ ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो चार्ज होता है ना, ये इस तरह से मूव होने लगता है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन, तो इसमें हमें याद रखना है कि ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन होता है, ठीक है, स्टीयरिंग एक्शन, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन यहाँ पे होता है, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन होता है, और यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हीटिंग होता है ना। और इनडायरेक्ट आर्क में क्या होता है, इनडायरेक्ट आर्क में ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन नहीं होता, नॉट ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन, ऑटोमेटिक नॉट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे ये होता है ना कि चार्ज, चार्ज मैकेनिकली रॉक्ड, मैकेनिकली चार्ज इज रॉक्ड मैकेनिकली, चार्ज, चार्ज रॉक्ड मैकेनिकली, चार्ज यहाँ रॉक्ड मैकेनिकली होता है, यूज फॉर, इसको क्यों यूज किया जाता है, फॉर स्टील प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सब पीवाईक्यू, फॉर स्टील प्रोडक्शन, ये फॉर नॉन फेरस, नॉन फेरस, पावर फैक्टर यहाँ लैग होता है 0.8 लैगिंग होता है,
है ना, ये याद रखिए। अच्छा, पावर इनपुट को हम यहाँ पे क्या होता है, रेडियंट हीटिंग की वजह से होता है, रेडियंट हीटिंग। देखो ये दोनों चार्ज डायरेक्टली इसमें, ये दोनों इलेक्ट्रोड डायरेक्टली इस चार्ज में डले हुए हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्टीयरिंग एक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग हो रहा है, यूनिफॉर्म हीटिंग हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों चार्ज इस तरह से है ना, दोनों सॉरी, दोनों पता नहीं क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के सामने है ना, तो दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के सामने, ये डायरेक्टली आर्क चार्ज पे नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट आर्क है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, चार्जेज राउंड मैकेनिकली है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग हो रहा है। और पावर इनपुट को रेगुलेट कर लेंगे, यहाँ पे जो पावर इनपुट है इसको रेगुलेट करेंगे आर्क लेंथ के हिसाब से, है ना सभी। ये भी क्वेश्चन आता है, पावर इनपुट इज रेगुलेटेड बाय एडजस्टिंग द आर्क लेंथ। चलिए आगे आगे चलता, ये दे रखा है कि इन द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस पूछ रहा है ना, सिंक्रोनस रिएक्टेंस का क्या होता है, वीओसी बाय आईएससी होता है, ये होता है ना, अपन ने पढ़ रखा। बस यहाँ पे देखो, रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड नहीं, रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज टू द रिएक्टेड आर्मेचर करंट नहीं, नहीं रेशियो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट नहीं, रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज तो शॉर्ट सर्किट करंट, ये हो जाएगा। ईएमएफ मेथड क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ में सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होता है ना, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन इज ग्रेटर देन एक्चुअल एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। उसके बाद पोटियर होता है, पोटियर। उसके बाद ईएमएफ होता है, सॉरी एमएमएफ होता है, एमएमएफ इसमें सबसे कम होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको पेसिमिस्टिक निराशावादी कहते हैं। अब ऑब्वियसली हमें वोल्टेज रेगुलेशन कम ही चाहिए ना, वोल्टेज रेगुलेशन कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ज्यादा है और एक्चुअल से ज्यादा है, तो ये पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, यहाँ कम है, एक्चुअल से भी कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिमिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक इसको करता है ना। चलिए आगे चलते, an industrial application frequent speed control and high starting torque from a three phase induction motor, which motor is suitable, कह रहा है frequent speed control के लिए, frequent speed control and high starting torque। high starting torque किसमें होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायरल में नहीं होता है, स्लिप रिंग में होता है, ठीक है, तो स्लिप रिंग चलिए हो सकता है। डीप बार यहाँ भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये तो नहीं होगा, स्क्वायरल केज में होता है, डबल केज यहाँ भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट स्पीड कंट्रोल, और स्पीड कंट्रोल फ्रीक्वेंटली किस में होता है, स्लिप रिंग में होता है, तो आंसर यही होगा। बाकी स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क्स ऑन द विच ऑफ द, ये तो बच्चा जानता है कि स्टीम पावर प्लांट किस पे वर्क करता है, रैंकी साइकिल पे। रैंकी साइकिल क्या होता है, रैंकी साइकिल क्या होता है, क्या आप लोगों ने कभी जाना है, जानने की कोशिश किया रैंकी साइकिल क्या होता है। रैंकी साइकिल क्या होता है, रैंकी साइकिल में वाटर को हम बार बार यूज करते हैं ना, उसी को हम रैंकी साइकिल करते हैं, वाटर को बार बार यूज कर जो है, बार बार यूज, जैसे इसमें वाटर इज अ वर्किंग फ्लूइड एंड यूज दिस फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। पहले हम बॉयलर में करते हैं, बॉयलर में क्या करते हैं, इसको स्टीम बनाते हैं, स्टीम बना के इसको टरबाइन पे डालते हैं, है ना, टरबाइन पे डालते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कहाँ कंडेंसर पे ले जाते हैं, और कंडेंसर के पास फिर इसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम बॉयलर पे ले जाते हैं। तो इसी तरह जो वाटर को हम बार बार उसका चेंज कर रहे हैं ना, कि स्टीम बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो उसी को हम रैंकी साइकिल बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए, which of the following component is used in the Carey-Foster bridge to balance the bridge। Carey-Foster किस कंपोनेंट का यूज करते हैं ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, देखिए Carey-Foster जो है ना, Carey-Foster ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है ना, किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करता है ना। कह सकते हैं कि ये अभी एक डीसी ब्रिज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डीसी ब्रिज है, इसीलिए इस पर इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रेसिस्टर यूज करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है Carey-Foster ब्रिज वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन द अननोन रेसिस्टेंस, इससे हम अननोन रेसिस्टेंस निकालते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इज ऑफ ऑफ वर्क व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये PQRS, ये इस तरह से है, 4 रेसिस्टर लगा हुआ है, स्टैंडर्ड रेसिस्टर, और अगर हमें निकालना है तो ये जो स्लाइडिंग वायर है इस पर स्लाइड करते हैं, यहाँ भी दिखा रहा है ना कि इस पर से स्लाइड करते हैं तो इतना आ जाता है, इस तरह से स्लाइड करके अपन कर लेते हैं। कैलिपर कंसिस्ट यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ एल वुडन वर्क, वही है कि Carey-Foster का को बैलेंस करने के लिए हम क्या स्टैंडर्ड रेसिस्टर यूज करते हैं, बस इतना याद रखना है। अब इसमें मैंने एक टेबल लगाया अपने नोट से जिसमें हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज,
मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज क्या मेजर करता है, देखिए इसको याद कीजिए इस तरह से, मैक्सवेल इंडक्टेंस, ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टेंस और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और है ब्रिज और एंडरसन ब्रिज, इन चारों का यूज, ये चारों क्या है, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। और ओन्स ब्रिज, सॉरी इसको भी आप कर सकते हो, ये पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांच है इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। हैप्पी साइड और ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, हैप्पी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज और कैंपबेल, हैप्पी साइड और कैंपबेल ये दोनों है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, ठीक है। और डी स्कॉटी और स्केचिंग है कैपेसिटेंस के लिए, वेन्स है फ्रीक्वेंसी के लिए, कैपेसिटेंस भी मेजर करते हैं बट फ्रीक्वेंसी हमें याद रखना है। अब इससे अपन और भी कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि देखो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज यूज टू मेजर इंडक्टेंस, लेकिन अगर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है तो यहाँ एम है, इट मींस फॉर मीडियम, मीडियम क्वालिटी फैक्टर है ना। हाई ब्रिज एच है तो हाई क्वालिटी फैक्टर, हाई क्वालिटी फैक्टर। एडर्सन्स ए है ना, एडर्सन्स ए है तो इसको इसमें याद कर लेंगे कि ये 5 पॉइंट ब्रिज है और एक्यूरेट है और फास्टेस्ट है, ठीक है। और यूज टू मेजर एडर्सन्स में लो। अब ये देखिए सबसे स्टार्ट में आता है तो लो ही है तो लो क्वालिटी फैक्टर, तो एम फॉर मीडियम, एच फॉर हाई, ए फॉर लो। लेकिन यहाँ ओन्स ब्रिज है, यहाँ लो लिखा हुआ है बट लो नहीं, इसको काट सकते हैं। इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मेजर करते हैं इससे, ठीक है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। लो भी कह सकते हैं कि लो क्वालिटी फैक्टर के लिए, और इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये याद रखना है आपको, एडर्सन्स इज मोस्ट एक्यूरेट, एडर्सन्स इज मोस्ट एक्यूरेट, है ना। चलिए, हैप्पी साइड पर रखे, हैप्पी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर म्यूचुअल, या नाम में म्यूचुअल है, कैंपेबल इंडक्टेंस मॉडिफिकेशन म्यूचुअल, है ना। डी स्कॉटी इज यूज्ड फॉर कैपेसिटेंस सुटेबल फॉर परफेक्ट कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है कि नो डाइलेक्ट्रिक लॉस, कोई लॉस नहीं होगा, है ना। नो डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए किसको यूज करते हैं, डी स्कॉटी ब्रिज को। स्कैरिंग ब्रिज यूज्ड फॉर मेजर रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। और चलिए, वेन्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजर फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये आप सभी को याद हो गया होगा, आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग टू द कैपेसिटर वीसी। ये ऑप्शन गलती हो गया, ये टाइप नहीं हुआ है सही से, ठीक है, तो ऑप्शन को हमें नहीं ध्यान देना, हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग टू द कैपेसिटर। बोल रहा है कैपेसिटर वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज का निकालने, मतलब वीसीएस वाई वी एस बोल रहा है निकालना, है ना। तो अपन जानते हैं कि इंडक्टर का इम्पीडेंस एस डोमेन में इंडक्टर का इम्पीडेंस, इंडक्टर का इम्पीडेंस हम क्या लिखते हैं, जेड एल इक्वल टू एस एल लिखते हैं ना। रेसिस्टर का इम्पीडेंस क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं डायरेक्ट, और कैपेसिटर का इंडक्टेंस 1/SC लिखते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो जेड टोटल क्या हो जाएगा, जेड टोटल हो जाएगा आर प्लस एस एल प्लस 1/SC हो जाएगा, है ना। तो अब हमें निकालना है बीसी बाई वी एस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड सी बाई जेड टी, है ना। और जेड सी क्या है, 1/SC, जेड सी 1/SC है ना। और जेड टी क्या है, मतलब इम्पीडेंस क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एस एल प्लस आर प्लस 1/SC, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये 1/SC यहाँ हो जाएगा, तो SC, है ना। और ये जाएगा एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1, और ये जाएगा 1/SC। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं और भी ऊपर, नेक्स्ट पेज में चलता है दोस्तों। तो हमने क्या निकाला था, वी सी बाय वी एस इक्वल टू 1/SC एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/S स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस स्क्वायर, ये जो इसका जो कॉफिशियंट है, इसका कॉफिशियंट को 1 बनाने के लिए, एस स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 बनाने के लिए हम एलसी से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन लोग इक्वेशन जानते हैं, ये वाली इक्वेशन अपन जानते हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन अपन लोग जानते हैं कि ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये इक्वेशन जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ एस स्क्वायर के लिए, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए एलसी से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और एलसी से डिवाइड कर देंगे, तो एलसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वीसी बाई वी एस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी एलसी आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों करेंगे, ये एस स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये आर बाई एल हो जाएगा, और एस हो जाएगा, है ना। एलसी से अगर डिवाइड करेंगे तो सी कैंसिल, आर बाई एल इंटू एस प्लस 1/LC हो गया, ओके। अब
हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन यही पूछा था, तो यही तो आंसर है दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ये ऑप्शन नहीं दिया, देखो मैंने यहाँ आंसर लिख रखा, ये देखो ये हमारा आंसर है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, फिर से देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बट इसमें क्या पूछा गया है, इसमें फेज एंगल अपन से पूछ रहा है कि फेज एंगल क्या होगा, है ना। तो इसमें देखो क्या होता है कि अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या फेज एंगल निकालने के लिए एस इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, जे ओमेगा लिखते हैं ना, और जे स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फेज एंगल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन जी ओमेगा प्लस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, है ना। ये दो चीजें हमें दे रखी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, और इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये ओमेगा एन का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये जे स्क्वायर का होता है ना -1, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2, ये 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 क्या है, जो ये 2 जीटा ओमेगा एन ठीक है, इंटू ओमेगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो दोस्तों ना, तो ये इमेजिनरी वाला हो गया। हम लोग जानते हैं ना फेज एंगल के लिए क्या होता है, रियल बाई इमेजिनरी होता है, सॉरी इमेजिनरी बाई रियल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं ना, कि ओमेगा, ये इधर ले आएंगे, ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस जे तो 2 जीटा ओमेगा एन, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब अपने को क्या निकालना है, फेज एंगल निकालना है ना। तो फेज एंगल का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस माइनस टेन इनवर्स ये इमेजिनरी इमेजिनरी बाय रियल, तो ये क्या हो जाएगा, फेज एंगल, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी मेरा ये और रियल मेरा क्या है, रियल ये है ना। अपन ने ऐसा इक्वेशन निकाला और इसमें अब इमेजिनरी और रियल के वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा एन रूट 3, यहाँ पुट कर देंगे, और जीटा की वैल्यू है 1/3 यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो इमेजिनरी क्या था, इमेजिनरी 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जीटा की वैल्यू कितनी थी 1/3 इंटू ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन बाय √3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा एन का स्क्वायर बाय 3, ये हो गई इमेजिनरी वाली वैल्यू, ठीक है। और ये रियल वाली ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये था, उसमें ओमेगा एन स्क्वायर तो यही रहेगा, ओमेगा एन बाय का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा एन माइनस 2 ओमेगा एन स्क्वायर बाय 3, ये हो जाएगा। अब देखो फेज एंगल देखेंगे, टेन इनवर्स ऐसे भी इसको देखेंगे, इसको अगर काटते हैं ये ऊपर रहेगा ना, ये नीचे रहेगा इस तरह से, तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये यहाँ से 1/√3 मेरा निकल जाएगा, और 1/√3 कितना होता है -30, ये -30, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, -30 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच कंपोनेंट कैरीज एंड कंट्रोल करंट फ्रॉम द सप्लाई अथॉरिटी कट आउट, करा सप्लाई अथॉरिटी कट आउट से स्विच बोर्ड तक कौन सा ले जाएगा, सब जानता है सर्विस लाइन, स्विच बोर्ड तक तो सर्विस लाइन ही जाता है ना सप्लाई कट आउट से, है ना। और इसमें और भी अगर हम कुछ याद करने की कोशिश करें तो इसमें क्या याद कर सकते हैं, जैसे कि फीडर कहाँ से कहाँ तक आता है, सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक आता है ना। 3 फेज होता है, 3 वायर होता है ना। इसको क्या कहते हैं, 3 फेज 3 वायर होता है ना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है फीडर, टैपिंग नहीं होता है, टैपिंग नॉट टेकन। करंट कैरिंग कैपेसिटी को हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर करंट कैरिंग
कैपेसिटी, ठीक है। और अब डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर से हमारा जो पोल, या फिर कर सकते हैं ना कि सप्लाई अथॉरिटी कट आउट, ट्रांसफॉर्मर से पोल, या इसे क्या कहता है, अथॉरिटी कट आउट, सप्लाई अथॉरिटी, अथॉरिटी कट आउट, है ना, कट आउट, जो एक बक्सा लगा होता है ना पोल पे जिससे हम सप्लाई लेते हैं, तो उसी को कहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, इसमें 400 होता है या 230 वोल्ट हो सकता है ना। और इसमें टैपिंग्स डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग्स आज टेकन, वोल्टेज कंसिडरेशन, वोल्टेज वोल्टेज को हम इसमें कंसिडर करते हैं। और आगे थर्ड हमने पढ़ा है सर्विसमेंस, जो कि कहाँ से कहाँ तक, पोल से हमारे स्विच बोर्ड। चलिए आगे चलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन इन अ ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड, है ना। तो आउटपुट बाय इनपुट नहीं होगा, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग क्यों मेजर करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन मेजर क्यों मेजर करते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग क्यों मेजर करते हैं। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है ये बताओ पहले। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकाल, जैसे जब भी लोड हटाया जाएगा, है ना, तो लोड हटाने से, लोड लोड हटाने से वोल्टेज बढ़ जाता है ना, वोल्टेज बढ़ जाता है, और लोड देने से वोल्टेज घट जाता है। तो वही जो होता है, इसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो हम क्यों मेजर करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत क्या मेजर करने की। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम इसलिए, जैसे देखो, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने से हमें यह पता होगा कि जब भी लोड हटाएंगे देन सडन इंक्रीमेंट वोल्टेज होगा, तो वो चेंज कितना हो रहा है। तो अगर वो चेंज मुझे मालूम होगा, या वोल्टेज हटाने मतलब मैक्सिमम इतना तक वोल्टेज आएगा, तो वो चेंज हमें मालूम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, अपना इंसुलेशन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमें इसलिए मालूम, और क्या, वोल्टेज रेगुलेशन हमें इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन में सेम वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन मालूम होगा एक का, तभी तो दूसरे का, मतलब इस तरह से हम करें। तो मेनली तो ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन मालूम होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इंसुलेशन करेंगे, है ना। और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें वोल्टेज रेगुलेशन मालूम होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ये कह रहा है इम्पिडेंस निकालने के लिए। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर हमें पता है, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। तो ये आप पुट कर देना दोस्तों, इसमें क्या ही कर, सॉरी 30 पाई, 30 पाई, ये अंडर रूट 30 पाई है, 30 पाई का स्क्वायर प्लस 100 पाई हो जाएगा, तो 50 × 2 100 पाई, और ये हो जाएगा 0.4। तो इसको सॉल्व करना दोस्तों, ये आ रहा था 30 पाई का स्क्वायर होल स्क्वायर 40 पाई, 40 पाई का स्क्वायर, तो टोटल 2500 पाई जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें कुछ देखने लायक नहीं था। ये आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, ये आज का आखिरी सवाल है दोस्तों। चलिए चलते हैं। इन द नॉमिनल पाई ऑफ अ मॉडलिंग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, हाउ इज द लाइन कैपेसिटर। अपन लोग जानते हैं कि पाई में क्या होता है, ये यहाँ होता है, एक यहाँ होता है ना, यहाँ पे अपना जो भी है लगा रहता है इधर से। तो ये नॉमिनल पाई होता है, तो कहाँ होता है, दोनों एंड पे होता है। तो देख लो, द इंटायर कैपेसिटर इन लम्प्ड एट द रिसीविंग एंड नहीं होता है, लम्प्ड एट द रिसीविंग एंड ये नहीं होता है, ये तो इंड कंडेंसर होता है ना। चलिए, द इंटायर लम्प्ड एट द सेंडिंग एंड ये भी नहीं होता है ना। ये क्या, द कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड फॉर, ऐसा कुछ नहीं पड़ा है। द कैपेसिटेंस इज डिवाइडेड इक्वली एट बोथ एंड, ये होता है, ये कहाँ होता है, ये हो गया। और एक होता है, ये तो हो गया मेरा पार्ट, एक होता है टी, तो उसमें कहाँ होता है कैपेसिटेंस, बीच में होता है, और इधर अपना रेसिस्टर इंडक्टर लगा होता है ना। चलिए अपन कुछ याद करते हैं, जैसे कि अगर सीरीज इंपिडेंस मॉडल बोल दिया, शॉर्ट ट्रांसमिशन, सीरीज इंपिडेंस, तो उसका फॉर्मूला, उसका मतलब क्या होता है इक्वेशन, उसका इक्वेशन होता है 1Z01, है ना। और सीरीज इंपिडेंस का ये होता है, उसी तरह से शंट एडमिटेंस का क्या होता है 101 एडमिटेंस है, तो वाई आ गया, है ना। और अगर पाई मॉडल, ये पाई मॉडल बोल दिया, पाई मॉडल जो कि ऊपर बोला गया, और एक टी मॉडल बोल दिया, ठीक है, टी मॉडल। तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1 + YZ/2 Z × 1 + YZ/4, और ये हो गया y, ये हो गया 1 + YZ/2। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ये याद कर लो, 1 + YZ/2, 1 + YZ/2, ठीक है। और Z और Y, ठीक है, Z और Y।
अब यहाँ पे 1+YZ/4 कर दो, है ना। और पाई मॉडल में क्या करना है, पाई मॉडल में भी सेम 1+YZ/2, है ना, और 1+YZ/2, ठीक है। और यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई। अब यहाँ पे इसमें दिए थे, यहाँ दे देंगे 1+YZ/4। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए क्या उपाय है ना। तो इम्पिडेंस में क्या हो रहा है, इम्पिडेंस सॉरी टी मॉडल में क्या हो रहा है, टी मॉडल में किसको ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ दे देंगे, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इम्पिडेंस डिवाइड हो रहा है। यहाँ क्या डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे इम्पिडेंस डिवाइड हो रहा था, है ना, यहाँ पे इम्पिडेंस डिवाइड हो रहा था, तो इम्पिडेंस में हम दे दिए, है ना। यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एडमिटेंस में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे बस एक अपनी ट्रिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।